इश्तिहारी मुजरिम था जो दूसरी किसी सूबे की जेल से फरार होकर उसके पास पनाह लेने आया था। बिल्ले के लिए किसी इंसान का कत्ल कीड़े मकोड़े को मुसल देने से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। गुज़िश्ता 6 माह से उसने रियासत शाह के पास पनाह ले रखी थी। अब फजल शाह ने उसे अपनी 6 माह की मेहनत और मेहमानदारी की कीमत वसूल करना थी। यह उन लोगों के लिए कोई नया काम नहीं था, ना ही बिल्ला इश्तिहारी के लिए कोई मुश्किल मिशन था। करीबन 2 घंटे बाद बिल्ला इश्तिहारी को उसके खास आदमी फजल शाह के डेरे पर पहुंचा गए थे। बिल्ले के लिए कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे दर्जनों कत्ल किए थे। वो पेशावर कातिल और इश्तिहारी मुजरिम था जिसे देखते ही गोली मार देने के अहकाम जारी हो चुके थे। इस सूबे में वो पहली मर्तबा पनाह लेने आया था। फजल शाह से उसका तारुफ जुराइम की ज़ेरे ज़मीन दुनिया में हो चुका था, जिसने उसे कहा था कि मुश्किल के वक्त वो जब भी चाहे उसके पास मदद के लिए आ सकता है। फजल शाह ने आज से 3 साल पहले उसे कहा था कि उसकी हवेली के दरवाजे बिल्ले के लिए खुले हैं, लेकिन उन खुले दरवाजों के आगे क्या था इसका एहसास उसे ना हो सका। उसने नथू खां को कत्ल करने की हामी भी अपने मोहसिन का हक नमक अदा करने के लिए भरी थी, जिसके लिए अगले रोज रात का पहर मुकर्रर हुआ था। तब तक फजल शाह ने उसे हनीफ खां की आंखों से छुपाए रखा था। यूं तो अगर वो हनीफ खां की आंखों के सामने भी मौजूद रहता तो उन्हें कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि उसके सावन के अंधे की तरह हर तरफ जहरा बाई की हरियाली ही दिखाई दे रही थी, जो अपनी माँ के साथ फजल शाह की गाड़ी में सरे शाम ही उसके पास पहुंच गई थी। इनायत बाई को उसकी बेटी की रंगीन रातों की कीमत खिलाफ तवक्को ज्यादा ही अदा कर दी गई थी, और ये अमर इसके लिए मजीद बाई से इत्मीनान था कि इसकी बेटी हनीफ खां के पास ही पहुंचाई गई थी। फजल शाह ने उसके लिए अपनी हवेली का एक मुकम्मल हिस्सा मुख्तस कर दिया था, जहां जरूरियात जिंदगी के साथ आइश का भी मुकम्मल सामान मौजूद था। इनायत बाई तो एक कमरे में वीसीआर पर फिल्मों से और उसकी बेटी दूसरे कमरे में हनीफ खां से दिल बहलाती रही, जो शराब और शबाब के नशे में इतना बहक गया था कि दिन और रात की तमीज भी इसके लिए खत्म होकर रह गई थी। फजल शाह ने उसके लिए बतौर खास विलायती शराबों की 2 बोतलें निकाली थी, जो वो आम हालात में कभी नहीं निकालता था, लेकिन ऐसी चंद बोतलें रियासत शाह ने हमेशा अपने पास महफूज रखी होती थी, ताकि शहर से इस तरफ दौरे पर आने वाले आला अफसरान को पेश कर सके। इस बात का शिद्दत से रियासत शाह को एहसास था कि नथू खां अब कभी उनकी हिमायत पर कमर बस्ता नहीं होगा। वह असूलों वाला बदमाश था, सारी जिंदगी उसने असूलों की भेंट चढ़ाई थी। रियासत शाह अंदाजा कर सकता था कि सरदारों ने नथू खां को इसकी हिमायत से अलग करने के लिए इस पर हर मुमकिन माशरती दबाव डाला होगा, लेकिन एक मरतबा रियासत शाह से वादा कर लेने के बाद नथू खां के लिए अपनी जबान से फिर जाना मुमकिन नहीं था। रियासत शाह ने अपनी दांत में नथू खां और उसके बेटे को बड़े मजबूत शिकंजे में जकड़ लिया था, लेकिन वो इस तल हकीकत को नजरअंदाज कर गया कि सरदारों के साथ आलमदादा जैसा शैतानी दिमाग भी मौजूद है, जो यूनियन काउंसिल की चेयरमैनशिप पर नजर जमाए बैठा था। आलमदादा ने तरक्की की थी। पुलिस का मामूली हवलदार आलमदादा उनके देखते ही देखते कितना आगे निकल गया था। सरहदबार इसकी अच्छी खासी बन चुकी थी। यह आलमदादा ही था जिसने इस इलाके में सबसे पहले बैनुल अक़वामी स्मगलिंग का चक्कर चलाया था। उसने 3-4 चक्कर अपने बंदों के जरिए यूरोप लगा दिए थे, जिसके बाद उसके पास इतना पैसा आ गया था जो इसका दिमाग खराब करने के लिए काफी था। लेकिन आलमदादा जैसे शातिर को इस बात का एहसास जरूर था कि ये पुराने पापी हैं, बल्कि सरदार अभी इस बिजनेस में नए आए हैं। उसने स्मगलिंग से इतना रुपया पैसा कमा लिया था कि वो सियासत में आ जाता, और सियासत में आने के बाद कोई अहम पोस्ट हासिल करने के लिए उसके रास्ते में अगर कोई दीवार आ सकती थी तो वो रियासत शाह ही था। यही वजह थी कि आलमदादा का झुकाव शुरू ही से सरदारों की तरफ रहा। पुलिस में 10-12 साल की नौकरी ने आलमदादा को वो दाव पेश सिखा दिए थे जो कभी रियासत शाह के वहम गुमान में भी नहीं आ सकते थे। अब भी उसने ऐसा ही दाव खेला था। इस खेल के मरकजी किरदार हनीफ खां और जहरा बाई के मोहरों को रियासत शाह ने बड़ी होशियारी से एक दूसरे के साथ चलाया था। जब उसने अचानक रियासत शाह को शर्मा दी थी, रियासत शाह जानता था कि आलमदादा ने नथू खां को पट्टी पढ़ा दी होगी कि फजल शाह ने उसके बेटे की सारी जिंदगी अपने मोहताज रखने के लिए इस चक्कर में डाला है। इस इलाके में दुश्मनी निभाने का बेहतरीन तरीका यही समझा जाता था कि ये लोग अपने दुश्मन को नशे पर लगा देते थे। रियासत शाह ने तो उसके बेटे को 2 नशे इकट्ठे लगा दिए थे। हनीफ खां की इसकी वाहिद औलाद नरीना थी। नथू खान अपने बेटे के साथ होने वाली ज्यादती पर इन्हें कभी माफ नहीं कर सकता था, जिसका इल्म भी इन्हें उसी रात हो गया था जब उसके गांव ही से एक खास सरकारा रात ढले फजल शाह के पास पहुंच गया। शाहजी बड़ा जुल्म हो गया। जीजे थैली ने छुटते ही कहा, क्या मुसीबत आ गई है? तुम्हारी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? ढंग से बात तो कर। फजल शाह ने उसे करीबन डांटते हुए कहा, शाहजी, नथू खां ने आज शाम ही अपनी बरादरी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें इन्होंने इस इलेक्शन में आपकी हिमायत का फैसला वापस ले लिया है। उसकी बरादरी वाले बहुत गुस्से में हैं। शायद सुबह वो आप लोगों के पास आएंगे। वो हनीफ खां को फौरन ले जाना चाहते हैं। और हाँ, आलमदादा और सरदार मुरीद भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जीजे ने उसे सारी बात समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं जीजे, हम ये सुबह होने नहीं देंगे। तुम अपने बंदों को तैयार रखना। ये कहकर उसने सरगोशी के अंदाज
बातें समझाई। ऐसा ही होगा शाहजी, जीजे तेली ने उसकी गुफ्तगू के खात्मे पर कहा। देखो कहीं बेवकूफ़ी ना कर लेना, जो मैंने समझाया है इस पर हर्फ ब हर्फ अमल होना चाहिए। ये कहते हुए फजल शाह ने अपनी अलमारी खोली और नोटों का एक बंडल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। जीजा तेली नोटों पर इस तरह लपका जैसे खालिद ज़्यादा कुत्ता छींचड़ों पर लपकता है। अपने दोनों साथियों को भी इसमें से हिस्सा दे देना, और एक बात का खास ख्याल रखना कि तुम जो कुछ करोगे या कहोगे इसकी कीमत वसूल कर चुके हो। इसके बाद अगर तुम्हारे बयान बदले या तुम सरदारों के किसी चक्कर में आए तो तुम्हें दोनों बेटियां। नहीं शाहजी, सवाल ही पैदा नहीं होता, उसने तड़प कर फजल शाह की बात काटते हुए कहा। ठीक है, तुम इस वक्त निकल जाओ, लेकिन जिस तरह तुम्हारे यहाँ आने की किसी को खबर नहीं हुई, इसी तरह तुम्हारे यहाँ से वापस जाने का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। शाबाश, अपने दोनों आदमियों को तैयार रखना, कहीं जाकर सो ना जाना। याद रखना जीजे, अगर तुम सो गए तो फिर कभी नहीं जाग सकोगे, फजल शाह ने उसे दम रुखसत आखिरी वार्निंग देते हुए कहा। शाहजी, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं कोई बच्चा हूँ, हम तो नौकर हैं आपके, बस एक इल्तिजा है कि बाद में हमें आलमदादा से बचाए रखना। जीजे ने नोटों का बंडल अपने तहबंद में मजबूती से गांठ देने के बाद कहा। तुम बेफिक्र हो जाओ, नथु खां के बाद हम तुम्हें आलमदादा के खतरे से भी हमेशा के लिए बेनियाज कर देंगे, फजल शाह ने दांत पीसते हुए कहा। नथु खां को एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं आया था। नजर मोहम्मद ने हर मुमकिन कोशिश की कि उसे ठंडा रखे। वो जानता था कि नथु खां अगर इस हालत में शाहपुर चला गया तो उसके वापस आने के इम्कानात बाकी नहीं रहेंगे। नथु खां से कुछ बैद नहीं था कि फजल शाह उसके भाई को मौत के घाट उतार देता। इन्होंने एक तरह से इसके बेटे को अगवा ही तो कर रखा था। नजर मोहम्मद ने उसका गुस्सा करने के लिए ही बरादरी की मीटिंग तलब की थी, जिसमें इसने मुस्तकबिल के खदशात को पेश नजर रखकर सरदार मुरीद और आलमदादा को भी दावत दी थी, जो इसने इस कारनामे पर फूले नहीं समा रहे थे। नजर मोहम्मद जानता था कि इस मरहले पर इनको एक मजबूत सहारे की जरूरत है। मकामी तौर पर तो वो रियासत शाह की बदमाशी का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन सरकार दरबार में इन्हें बहरहाल एक मददगार की जरूरत थी, जो सरदारों की शक्ल में ही उनके सामने मौजूद था, ताकि थाने कचहरी के मामलात को ढंग से निपटाया जा सके। नजर मोहम्मद को एहसास था कि एक मरतबा रियासत शाह की हिमायत का फैसला वापस लेने के बाद इन्हें किसी तरह की मुश्किलात का सामना होगा। नजर मोहम्मद की तरह नथु खां भी आज अपने फैसले पर पछता रहा था कि वो इस कंजर खाने में आया ही क्यों। इससे तो कहीं बेहतर था कि उस सरहद पार ही किसी मुकाबले में गोली लग जाती। इस वक्त नथु खां मीटिंग से फारिग होकर अपनी हवेली में आकर लेट गया था। वो जानता था कि नजर मोहम्मद को ही इन लोगों की चक्करबाजियों का ज्यादा इतराक है, और वो इस मरहले पर, जबकि उसका अपना दिमाग तो शल हो चुका था, ज्यादा कारामद साबित नहीं हो सकता था। यही वजह थी कि उसने नजर मोहम्मद की तरफ से इस मजलिस में सरदार मुरीद और आलमदादा को बुलाकर उनका शुक्रिया अदा करने का कहा था। इस पर उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। एक बात का अलबत्ता उसने फैसला कर लिया था कि रियासत शाह ने उसे नोटों का जो ब्रीफ केस दिया था वो उसे जरूर वापस करेगा। वो कम से कम इतना नहीं गिरना चाहता था कि उन लोगों की सतह पर ही आ जाता। नथु खां रात गए तक करवटें बदलता रहा। उसे नींद शायद रात के दूसरे पहर में आई थी। सारी जिंदगी उसने चोरों की तरह गुजारी थी। वो अपनी हिफाजत खुद करने के लिए असूल का कायल रहा था। उसने सारी जिंदगी कभी कोई बॉडीगार्ड नहीं रखा था और ना ही इस बात को कभी पसंद किया था। इस गांव में शायद ही कोई ऐसा घर ना हो जो इसका एहसानमंद ना हो। उसने अपने गांव के दर्जनों गरीब बच्चियों को ब्याया और उनके घरों को आबाद करवाया था। वो लोग इसके एक इशारे पर अपनी जान दे सकते थे। उनकी नेकियों की वजह से आज तक पुलिस को इस गांव में दाखिल होने की जरूरत नहीं हुई थी। जब भी पुलिस ने नथु खां के घर से चोरी का कोई जानवर बरामद करने की कोशिश की, सारा गांव दीवार बनकर पुलिस के रास्ते में खड़ा हो जाता था। लेकिन उसने कभी इन लोगों की इजाजत नहीं दी थी कि उसकी हिफाजत के लिए पहरा देना शुरू कर दें। उसे अपने कुव्वत बादू पर कम से कम इतना भरोसा जरूर था कि वो किसी भी मुमकिन आफत से खुद को बचा सकता है। फजल शाह के पास सिर्फ 5 घंटे का वक्त था। वो जो कुछ भी करना चाहता इसी दरमियान कर सकता था। यहाँ से नथु के गाँव का फासला तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं था। रात को रखा था, जबकि उस खबर ने उसे फौरन मंसूबे पर अमल पैरा होने का जिक्र कहा। बिल्कुल समझ आ गई शाहजी, आप बेफिक्र होकर सो जाएं, सुबह खुशखबरी आपको मिल जाएगी। आशिक ने गर्दन हिलाई। ठीक है शाबाश, तुम निकल जाओ, यहाँ से रामगढ़ तक पैदल जाना, घोड़ी वहाँ से तुम्हें मिल जाएगी। ख्याल रखना आशिक, असल काम तुम्हारा है। कतर के बाद ही तुमने असली खेल खेलना है। अपने पैरों पर पक्के रहना, फजल शाह ने जाने का इशारा करते हुए कहा। आपने तो यूं ही तकलीफ किया शाहजी, इसकी जरूरत नहीं थी। मेरे लिए कोई मसला नहीं था, मैं अकेला ही काफी था। बिल्ले बदमाश ने अपने नंबर बनाते हुए कहा। बिल्ले, तुम दिलेर आदमी हो, मुझे इल्म है तुम्हारे लिए नथु खां को कत्ल करना बाएं हाथ का खेल था, लेकिन मेरी जान ये शहर नहीं। यहाँ काम बड़े हिसाब किताब से करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि मामूली सी गलती हो और हमें नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान उठाना पड़े। तुमने इसे कत्ल करना है, बाकी सारा काम आशिक करेगा, बस जैसे ही कहे तुम वैसे ही करना, फजल शाह ने उसे समझाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दोनों उस गांव की तरफ रवाना हो गए जहां से उन्होंने घोड़ी लेनी थी। इस गांव का फासला यहाँ से आध घंटे की मुसाफत का था। घोड़ी चोरी की थी और फजल शाह का एक मकामी मुजरिम साथी गांव के बाहर मौजूद ट्यूबवेल पर घोड़ी के साथ खड़ा था। दोनों एक ही घोड़ी पर सवार हो गए। अब आशिक का काम शुरू हुआ था, जिसके लिए फजल शाह ने इसे खुसूसी हिदायत दी
दी थी। आशिक ने घोड़ी को एड़ लग घोड़ी मजबूत काठी की मालिक थी। क्या मजाल जो उसने दोनों को इस बात का एहसास होने दिया हो कि उस पर कितने सवार मौजूद हैं। आशिक ने वो रास्ता अपनाया था जो पलवाल से नथु खां के गांव की तरफ जाता था। इसके लिए इसे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, बस इन्होंने एक छोटा सा चक्कर काटा था। नथु खां का नजदीक तरीन गांव पलवाल ही था। घोड़ी को अब इसने ऐसे रास्ते पर डाला था जहां वो अपने कदमों के निशानात छोड़ती जा रही थी। इस तरह ये साबित करना चाहता था कि हमला पलवाल की तरफ से आने वाले नथु खां के गांव के नजदीक पहुंच गए। यहाँ से आशिक ने घोड़ी की चाल बदली और अब वो आहिस्ता आहिस्ता गाँव की तरफ आ रहे थे। गाँव के बाहर जहाँ खेतों का सिलसिला शुरू होता था, आशिक वहाँ रुक गया। वो यूं रुका था जैसे उसे चंद मिनट बाद ही खेतों में सड़सड़ाहट हुई। बिल्ले का हाथ तुरंत अपने पिस्तौल की तरफ गया। आशिक ने उसके कंधे पर हाथ का हल्का सा दबाव डालकर उसे एहसास दिलाया कि आने वाले उसके दोस्त हैं। अगले ही लम्हे उसके सामने गांव का चौकीदार जीजा तेली मौजूद था। मैदान साफ है। नथु खान बाहर वाली हवेली के सेन में सो रहा है। चौकीदार जो फजल शाह का दरखेस्त रट्टू बन चुका था, इसने कहा, ठीक है बिल्ले, तुम इसके साथ जाओ, जिसकी ये निशानदही करेगा इसे कत्ल कर देना। आशिक ने कहा, चलो। बिल्ले ने पिस्तौल हाथ में थाम लिया और चौकीदार के साथ नथु खां की हवेली की तरफ चल दिया, जो गाँव की आबादी के कोने पर वाक़िया थी। इसके लिए ये अमर बेहद बाइज़ तस्कीन था कि गांव का चौकीदार भी उनका साथी है। अब उसका काम खासा आसान हो गया था। उनकी रवानगी की करीबन 2 मिनट बाद ही जीने ने कोई खास इशारा किया तो खेतों से 3 आदमी बाहर निकल आए, जिन्होंने हाथों में मकामी देहातियों की तरह बर्छियां और कुल्हाड़ियां पकड़ रखी थी। इन्हें समझा दिया है ना? आशिक ने जीजे से दरियाफ्त किया। बिल्कुल समझ गए हैं जनाब। इनमें से एक ने जीजे के बजाय जवाब दिया, शाबाश, बड़ी होशियारी से सारा काम होना चाहिए और अभी 2-3 रोज तक किसी ने तुम में से शाहपुर के नजदीक नहीं भटकना। मेरी बात समझ गए ना? आशिक ने सरगोशी के अंदाज में कहा। तीनों ने बेवकूफों की तरह सर हिला दिए। बिल्ला चौकीदार की रहनुमाई में बड़े इत्मीनान से चलता नथु खां की हवेली तक आया था। चौकीदार ने हवेली की छोटी सी दीवार की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया कि अंदर सेहन में चरपाई पर नथु खान सो रहा है। उसकी आदत थी कि वो गर्मियों में सेहन में अकेला ही सोया करता था। छोटी सी दीवार बिल्ले ने बंदर की सी फुर्ती से फलांगी और बिल्लों की तरह पंजों पर अंदर कूद गया। इसने सेहन में सोए नथु खां को हरकत करने का मौका दिए बगैर इसके जिस्म पर सारे पिस्तौल खाली कर दिया और बिजली किसी तेजी से बाहर को लपका। उसकी हैरत की इंतहा न रही। चौकीदार जब वहां से गायब था, हालांकि उसे मंसूबे के मुताबिक वही होना चाहिए था। फाइक से सारा गांव बेदार हो चुका था। बिल्ले ने अंदाजे से इसी सिमत भागना शुरू कर दिया जहां उसके ख्याल के मुताबिक आशिक घोड़ी समेत मौजूद था। अभी वो बमुश्किल 15-20 गज ही दौड़ पाया था जब अचानक उसके सर पर क़यामत टूट पड़ी। किसी ने शोर मचाते हुए उसके सर पर कुल्हाड़ी का जोरदार वार किया था। बिल्ला चकराकर गिर पड़ा। ये जीजा तेली और उसके साथी थे, जिन्होंने गाँव के बाकी लोगों के साथ वहाँ पहुँचते ही बिल्ले को मौत की नींद सुला दिया। एक घुड़सवार भी इसके साथ है, उस तरफ भागा है। जीजे ने चीखते हुए कहा और कुछ लोग इधर को भागे, लेकिन उनकी मतलूबा जगह पहुँचने तक घुड़सवार उनकी दस्तरस से बाहर जा चुका था। बहुत से लोगों ने उसे पलवाल की तरफ भागते हुए देख लिया था। नथु खां कत्ल हो गया। चंद मिनट बाद ही गांव के लोग हथियारों समेत बाहर खेतों की तरफ भागे। जोश गजब से तमाम लोग पागल हुए जा रहे थे। कई एक ने तो मुर्दा बिल्ले के जिस्म पर ही गुस्सा निकाला था। सारे गाँव में ये खबर बिजली की तरफ फैल गई थी कि 2 हमलावरों ने नथु खां पर हमला किया था। एक को तो गाँव के लोगों ने भागते हुए मार डाला, जिसके हाथ में खाली पिस्तौल भी पकड़ा हुआ था, जबकि इसका दूसरा साथी घोड़ी पर पलवाल की तरफ भाग गया है। आला सुबह ही वहाँ नजदीक दूर के गाँव से सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। इन सबको जीजा तेली के साथी अलग अलग टोलियों में एक ही बात बावर करवा रहे थे कि हमलावर पलवाल की तरफ से आए थे। नजर मोहम्मद का बुरा हाल था, उसके औसान खता हो रहे थे, लेकिन गांव के खोजी ने अपना फर्ज नहीं भुलाया था। उसने घोड़ी का खुरा नजदीकी खेतों से उठाया और उसे पलवाल तक ले गया। खोजी ने नथु खां की बरादरी को पलवाल की तरफ से इसी घोड़ी के आने के निशानात भी दिखाए थे। सरदारों ने अच्छा नहीं किया। नजर मोहम्मद जीजे ने अचानक ही बारूद पर तीली फेंकी और इसके तवक्को के ऐन मुताबिक आग भड़क उठी। नजर मोहम्मद के देखते ही देखते उसकी बरादरी के लोग बेकाबू हो गए। उन्होंने फौरन ही मफरूजा कायम कर लिया था कि हमलावर चूंकि पलवाल की तरफ से आए थे, लिहाजा ये कत्ल भी सरदारों ने ही करवाया था। नजर मोहम्मद की आवाज यहाँ कौन सुनता था? जोश गजब में अंधे दर्जनों नौजवान लाठियां बर्चियां उठाए, राइफलें उठाए, पलवाल की तरफ लपके। अभी पलवाल के सरदार जो अगले रोज की कामयाबी के नशे में रात गहरी नींद सोए थे, नींद से बेदार ही हुए थे जब उन्हें फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। उनके पहरेदार शोर मचा रहे थे कि गांव पर हमला हो गया है। पहले तो सरदार रशीद ने यही समझा कि शायद हमलावर शाहपुर से आए हैं, लेकिन जब उसे इल्म हुआ कि उनका ताल्लुक नथु खां के गांव से है तो इसकी हैरानगी की इंतहा न रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग पागल हो गए हैं। सरदार रशीद ने चाहा था कि हवेली से बाहर जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करे, लेकिन सरदार मुरीद आलम और दालम दादा ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। सरदार साहब, ये रियासत शाह की भड़काई आग है, इसकी तरफ एक कदम बढ़ाना भी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। फिल वक्त सिवाय अपने दिफा के और कोई चारा नहीं। मुझे हमलावरों के नारों से एहसास हुआ है कि वो नथु खां की मौत का बदला लेने आए हैं। हमने कल ही नथु खां से हाथ मिलाया था। मेरा अंदाजा है कि रियासत शाह ने नथु खां को कत्ल करवा दिया है और इस कत्ल का जिम्मेदार हमें गर्दानने का भी इसने बंदोबस्त किया है। ये साजिश है सरदार साहब, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना।
आप बाहर मत जाइए जब तक मैं दूसरे लोगों के साथ कोशिश करता हूँ कि इस हंगामे को ठंडा कर सकूं। आलमदादा ने सरदार रशीद को समझाया तो उसे जबरदस्त ज़हनी झटका लगा। ये लोग इतने गिर सकते हैं? उफ मेरे खुदाया, बेसाख्ता इसके मुंह से निकला और वो नजदीक रखी आरामदेह कुर्सी पर ढेर हो गया। आलमदादा मकान के बगली दरवाजे से बाहर आ गया था। उसने फौरन इलाके के मौजूदीन को इकट्ठा करके हमलावरों का गुस्सा ठंडे करने की कोशिशें शुरू कर दी थी।